पूरे मैसेडोनिया में तेजी से फैलने लगी। इसके बाद हर कोई समझ गया था कि दवाइयों की इस लड़ाई में आमिश दल शौर्य दल से हार चुका था। इस वजह से आमिश दल का रुतबा भी खत्म हो गया और वो मैसेडोनिया के तमाम कमजोर दलों में से एक बन गए। आमिश दल के सभी मेंबर्स इस बात को समझ गए थे कि उनकी गिनती अब फिर कभी मैसेडोनिया के ताकतवर दलों में नहीं हो सकती थी। वहीं शहर के दूसरे छोर पर शौर्य महल के दरबार में एक मीटिंग बुलाई गई। दरबार में बैठे अरेंद्र ने सैनिक से कहा, क्या आमिश दल की सारी दवा खत्म हो गई? ये कहकर वो अपने सिंहासन से उठकर खड़े हुए। इस वक्त अरेंद्र के चेहरे पर खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। उत्साह में उसने पास ही बैठे तीनों बुजुर्गों की ओर नजर घुमाई, जो खुद भी इस खबर से बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। फिर अरेंद्र ने सैनिक की तरफ बढ़ते हुए अपनी खुशी को काबू में करके उससे सवाल किया, लेकिन उनके हकीम अधीश का क्या हुआ? इस पर सैनिक ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मुझे इसकी कोई खबर नहीं है लीडर। ध्रुव बाबा और अबराल के बेटे मैकी की लड़ाई के बाद से हमें आज तक उस हकीम की कोई खबर नहीं मिली। ये सुनते अरेंद्र और बाकी बुजुर्ग चौंक गए। उन्होंने दरबार के एक कोने में बैठे ध्रुव को देखा। सबकी नजरें अपनी तरफ पाकर ध्रुव ने मासूमियत के साथ उनसे सवाल किया, क्या हुआ? आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सुनकर अरेंद्र ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वो ध्रुव की बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, कोई हाथ नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा है भी तो ध्रुव और मैकी की लड़ाई के बाद से ही वो हकीम क्यों किसी को नहीं दिखा? इतने में सैनिक को जैसे कुछ याद आया और उसने अरेंद्र से कहा, ध्रुव बाबा सच कह रहे हैं लीडर। हमें आमिश दल के सूत्रों से पता चला है कि आमिश दल के बुजुर्ग अभ्रकांति और बहुत से सैनिकों को एक काले कपड़े वाले आदमी ने जान से मार दिया। और ये सब तब हुआ जब वो लोग दवा का सामान बग्घियों में लेकर वापस आ रहे थे। ये सुनते ही अरेंद्र दंग रह गए। उन्होंने हैरानी में ही हाथ से इशारा कर सैनिक को जाने को कहा, जिसके बाद वो सैनिक अपना सिर झुकाकर चुपचाप वहां से चला गया। उस सैनिक के जाने के बाद अरेंद्र ने तुरंत ध्रुव की तरफ देखा और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ध्रुव, मुझे नहीं लगता कि पूरे मैसेडोनिया में तुम्हारे गुरु के अलावा कोई और 3 सितारों वाले महादक्ष अभ्रकांति को जान से मार सकता था। यह सुनकर ध्रुव ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, यह बात तो सच है कि बुजुर्ग अभ्रकांति अब नहीं रहे। ध्रुव की बात सुनते ही अरेंद्र ने अपना सिर हिलाते हुए कहां भरी। फिर वो मंद मंद मुस्कुराने लगे। आमिश दल, जो बरसों से शौर्य दल से लड़ता आ रहा था, वो सिर्फ एक आदमी की वजह से आज खत्म होने की कगार पर आ गया था। इस एहसास को महसूस करते हुए अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, मैं जानता हूं कि वो हकीम सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे दल की मदद कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे पूरे दल की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना किया है जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इस बात को सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। तभी अचानक अरेंद्र ने हंसते हुए आगे कहा, अब देखना तो ये है कि आमिश दल मुसीबत के इस दलदल से कैसे निकलता है। दवाओं की इस लड़ाई में आमिश दल ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, जिस वजह से शौर्य दल को बहुत फायदा हुआ और इसलिए अगले 2 महीनों के अंदर उनका मुनाफा पिछले साल भर के मुनाफे से ज्यादा हो गया। इसके अलावा मैसेडोनिया में उनका रुतबा भी आमिश दल और लश्कार दल से काफी बढ़ गया था। यहां तक कि ध्रुव की वजह से दरबार नीलामी घर के संबंध शौर्य दल से और मजबूत हो गए थे। इसलिए शौर्य दल के लिए आने वाला वक्त सबसे अच्छा वक्त होने वाला था। वहीं दूसरी ओर आमिश दल झटके खा खा कर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता था। सालों से इकट्ठा किए गए योद्धाओं और लड़ाकों की वजह से अभी भी कोई आमिश दल से लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी इस वक्त आमिश दल शौर्य दल से मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए कुछ वक्त के लिए उसने चुप रहना ही सही समझा। आमिश दल सही वक्त का इंतजार करने लगा, क्योंकि सही वक्त आने पर वो चुपके से शौर्य दल पर एक बार फिर हमला करेगा और इस बार उनकी ईंट से ईंट बजा देगा। लेकिन आमिश दल की राह इतनी आसान नहीं थी। दवा खत्म हुए 2 दिन ही हुए थे कि एस्टोरिया के नीलामी घर ने 2 महादक्षों को वसूली करने के लिए आमिश दल के पास भेजा। वो लोग जोर जबरदस्ती से अबराल के घर घुस गए और उससे 3 लाख सोने के सिक्कों की मांग करने लगे और उन्हें कायदे से आज के दिन मिलना था। अबराल जानता था कि इस वक्त वो नीलामी घर से नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने कुछ दिनों की मोहलत और मांग कर पूरे शहर से सिक्के इकट्ठे करने शुरू कर दिए। लेकिन अबराल की किस्मत ऐसी थी
कि हर जगह से सिक्के लेकर भी उसके पास सिर्फ 1 लाख सिक्के ही इकट्ठे हो पाए थे, जो असली रकम का आधा भी नहीं था। इसलिए उसने बाकी कमजोर दलों से भी मदद के तौर पर सिक्के मांगने शुरू कर दिए। पर आमिश दल की मौजूदा हालत को देखकर कोई भी आगे आकर उनकी मदद नहीं करना चाह रहा था। इसकी एक वजह यह भी थी कि कोई भी मैसेडोनिया के सबसे ताकतवर दल यानी शौर्य दल के दुश्मन की मदद नहीं करना चाह रहा था, और इस वजह से बेइंतहा मेहनत के बाद भी अबराल उधार की रकम इकट्ठा करने में नाकाम रहा। चेहरे पर उदासी और आंखों में गुस्सा लिए अबराल वापस अपने घर गया। वहां पहुंचकर उसने तुरंत दल की एक मीटिंग बुलवाई, जिसमें उसने चिल्लाते हुए सबसे कहा, हर किसी से ना सुनने के बाद हमारे पास उधार चुकाने का अब बस एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता है बाजारों को बेच देना। आमिश दल के पास फिलहाल 7 बाजार थे, जिसमें से 3 बड़े और 4 छोटे बाजार थे। इस वक्त अबराल 2 बड़े बाजारों को बेचने की बात कर रहा था, जो सबसे ज्यादा भीड़ वाले थे। ये बात सुनते ही दल के मेंबर्स हैरान हो गए। वो लोग घबराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। यहां तक कि इस बात से पूरा मैसेडोनिया ही दंग रह गया था, क्योंकि इन दोनों बाजारों से होती आमदनी आमिश दल के कोष में 50% योगदान करती थी, और इन दोनों बाजारों को बेचने का मतलब था आमिश दल की थोड़ी बहुत होती आमदनी को भी पूरी तरह से बंद कर देना। लेकिन अबराल भी जानता था कि कोई भी खरीदार उस बाजार को ही खरीदने में दिलचस्पी लेगा जिसमें भीड़ आती हो, यानी कि जिससे उस खरीदार का फायदा हो सके। वहीं मैसेडोनिया का तीसरा सबसे ताकतवर दल यानी लश्कार दल बाजार खरीदने में इसलिए दिलचस्पी नहीं ले रहा था क्योंकि वो अपनी आमदनी के लिए जुआ खिलाने और धंधा कराने पर निर्भर रहता था। इसके अलावा जो बचे कुचे लोग बाजार खरीदने में दिलचस्पी दिखा भी रहे थे, वो बाजार के बारे में थोड़ा बहुत ही जानकर बौखला गए। कोई भी बाजारों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, क्योंकि इस वक्त ज्यादातर भीड़ शौर्य दल के बाजारों में ही थी, और इससे बाकी बाजारों की आमदनी में बहुत फर्क पड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कोई भी शौर्य दल को खफा नहीं करना चाह रहा था। बाजारों को बेचने का फैसला लेने के बाद भी जब कोई खरीदार आगे नहीं आया, तो अबराल को एक बार फिर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि शौर्य दल का मैसेडोनिया में कभी इतना दबदबा भी हो जाएगा। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए, अबराल और परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी बड़ी रकम चुकाए तो चुकाए कैसे। आखिरकार हार मानकर उसे बाजारों को बहुत कम दामों पर बेचना पड़ा। दोनों बाजार मिलाकर अबराल के पास 2 लाख सिक्के आए थे, जिससे उसने सबसे पहले आमिश दल का उधार चुकाया। इस वक्त अपनी हालत पर अबराल को बहुत रोना आ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। वो दरबार में बैठा वक्त के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक दल का एक मेंबर भागते हुए अबराल को एक खबर देने आया। उस मेंबर ने अबराल के सामने सिर झुकाकर उससे हड़बड़ाते हुए कहा, लीडर, हमारे साथ धोखा हुआ है। आज जो आपसे बाजार खरीद कर गया, उसने आज के आज हमारे बाजार शौर्य दल को दुगने दामों में बेच दिए हैं। ये सुनकर अबराल एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा, और वो इतनी जोर से चिल्लाया कि उसे खांसी आने लगी, और वो अचानक खून की उल्टियां करने लगा। हाथ में खून देखते ही उसे धुंधला दिखने लगा, और देखते ही देखते वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तभी उस मेंबर ने तुरंत सबको अबराल की खबर दी, और फिर अबराल को किसी अच्छे हकीम के पास ले जाया गया। जब दल के सभी लोगों को इस बात का पता चला, तब सभी परेशान हो गए और समझ गए थे कि इसके पीछे भी जरूर शौर्य दल का ही हाथ होगा। आमिश दल चाहकर भी शौर्य दल के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा था, और इससे दल के सभी लोग ये बात जान गए थे कि अब से आमिश दल सिर्फ एक दूसरी श्रेणी का दल बनकर रह गया था। मैसेडोनिया के 2 बड़े दलों की लड़ाई शौर्य दल की जीत के साथ खत्म हो चुकी थी। वहीं आमिश दल इस बड़ी हार के बाद धीरे धीरे सिकुड़ता गया, और दल के बचे खुचे लोग इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि वो फिर कभी शौर्य दल से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मैसेडोनिया के लोग दोनों दलों की लड़ाई को भूलकर एक नए मुद्दे की चर्चा करने लगे। ये मुद्दा था रक्ष अकेडमी का एडमिशन। रक्ष अकेडमी पूरे मार्कस की सबसे बड़ी अकेडमीज में से एक थी। हर लड़का या लड़की मन ही मन ये चाहता था कि वो इस अकेडमी का हिस्सा बन सके। अगर वो ऐसा कर लेते तो शक्तियों को बढ़ाने में उनका रास्ता थोड़ा आसान हो जाया करता था। वो न सिर्फ आंखों में गर्व के साथ घर वापस आते थे, बल्कि सारे दलों की आंखों के तारे भी हो जाया करते थे। रक्ष अकेडमी 3 साम्राज्यों की सीमा पर बनाई गई थी। इन 3 साम्राज्यों की वजह से यह अकेडमी
अपने आप में ही एक छोटे देश की तरह थी। इन 3 साम्राज्यों में से एक वुहान साम्राज्य भी था। और वैसे इस छोटे देश जैसे इलाके पर कोई भी साम्राज्य अपनी आधिकारिकता जता सकता था, लेकिन एकेडमी से ट्रेन हुए योद्धाओं की वजह से कोई भी साम्राज्य ऐसा करने में कभी कामयाब नहीं हो पाया। और इत्तेफाक की बात तो यह है कि सदियों से तीनों साम्राज्यों में अगर लड़ाई नहीं हुई थी तो इस शांति की वजह भी खुद रक्ष एकेडमी ही थी। जरूरत पड़ने पर यह एकेडमी तीनों साम्राज्यों को समझाया भी करती और धमकाया भी। इन्हीं कारणों के चलते एकेडमी का दर्जा सबकी नजरों में बढ़ता गया और हर साल एकेडमी तीनों साम्राज्यों में अपने टीचर्स भेजा करती थी, जो कुछ चुनिंदा लड़के लड़कियों को एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए चुना करते थे। एकेडमी के इस एडमिशन से किसी भी साम्राज्य को तकलीफ नहीं होती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि एकेडमी से ट्रेनिंग लेकर लड़के लड़कियां अपने अपने साम्राज्य में ही लौट जाया करते थे, जिससे उनके साम्राज्य और ज्यादा ताकतवर हो जाते थे। और कुछ दिनों बाद ऐसे ही रक्ष एकेडमी के टीचर्स मैसेडोनिया में आने वाले थे। इसलिए मैसेडोनिया के सभी लोगों का ध्यान दोनों दलों की लड़ाई से हटकर एकेडमी के एडमिशन की तरफ हो गया। इस चीज से सबसे ज्यादा खुशी शौर्य दल को ही हुई, क्योंकि महीने भर से पूरे शहर में सिर्फ उन्हीं की ही बात हो रही थी, जिस पर अरेंद्र अब लगाम लगाना चाहते थे। एडमिशन के दौरान रक्ष एकेडमी का एक नियम था कि वो किसी के चुनाव से पहले ये नहीं देखते थे कि उनका परिवार कितना ताकतवर था या वो किस दल से आते थे, बल्कि टीचर का पूरा ध्यान सिर्फ स्टूडेंट्स के हुनर पर रहता था। लेकिन इस नियम के बावजूद हकीकत तो ये थी कि अगर आपकी पहुंच ऊपर तक थी या फिर आप बहुत पैसे वाले थे तो एकेडमी आपके बच्चों को कुछ सालों के लिए ट्रेन करने के लिए आपसे मोटी रकम ले लिया करती थी और बच्चों को एडमिशन दे दिया करती थी। इस बात के बावजूद भी सभी एकेडमी की इज्जत करते थे और उसकी ट्रेनिंग की वजह से राह चलता हर कोई इसमें एडमिशन लेना चाहता था। मैसेडोनिया में सभी लोग टीचर्स के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। हर किसी को यही लगता कि एकेडमी में एडमिशन लेने की वजह से शायद उन्हें शहर में थोड़ी इज्जत मिलने लग जाए और वो बेहतर जिंदगी जी पाए। सभी जानते थे कि एकेडमी जाकर हर कोई कम से कम एकलव्य रैंक पर तो पहुंच ही जाता था। इसी माहौल के चलते मैसेडोनिया की गलियों में काफी शोर होने लगा और बहुत से लोग शहर से आती सड़कों पर नजर जमाए रखते कि टीचर्स के आने की सबसे पहली खबर उन्हें ही मिल सके। इन चीजों से बिल्कुल उल्टा ध्रुव दिन भर काम में लगा रहता। वो जानता था कि कुछ वक्त बाद उसे ये शहर छोड़ना पड़ेगा और उसकी तैयारी में ध्रुव अभी से खूब सारी दवाएं बनाकर रखना चाह रहा था। ध्रुव की इस मेहनत को देखकर विदुर को उस पर दया आने लगी और इसलिए उन्होंने भी दवा बनाने में ध्रुव की मदद करने का फैसला किया। इसके बाद तो जैसे दवाओं के लिए जगह कम पड़ने लगी। विदुर इतनी फुर्ती में इतनी सारी दवाएं बना रहे थे कि उन्हें देखकर ध्रुव भी दंग रह गया। अब जबकि उसे पता था कि दवा बनाने में कितनी मेहनत लगती थी, इसलिए विदुर के लिए उसकी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। दवा से ध्रुव की तिजोरियां भरती गईं और देखते ही देखते उनके पास इतनी दवा इकट्ठी हो गई कि वो साल भर दवा ना भी बनाते तो भी ना तो ध्रुव को और ना ही शौर्य दल को कोई तकलीफ होती। और इतनी दवा बेच लेने के बाद शौर्य दल की तिजोरियां अनगिनत सोने के सिक्कों से भर जाती। दवा बनाते हुए ध्रुव ट्रेनिंग के मुकाबले ज्यादा जल्दी थक जाया करता, लेकिन दवा बनाते बनाते उसने अपनी शक्तियों पर बहुत अच्छी तरह से काबू पा लिया था। वो खून रोकने वाली दवा बनाने में ऐसी महारत हासिल कर चुका था कि ध्रुव अब रैंक 2 के हकीम के बराबर ताकतवर हो गया था। इसके साथ ही विदुर की अमृत धाराओं की मदद से उसकी शक्तियां भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जब शौर्य दल के पास जगह ही नहीं बची और ध्रुव ने दवाओं की आखिरी खेप बनाई, उसके बाद ध्रुव की शक्तियां उसके शरीर से फूट फूट कर निकलने लगी। इससे एक बात साफ हो गई थी कि ध्रुव अब एक 4 सितारों वाला एकलव्य बन गया था। तो क्या होगा ध्रुव की ट्रेनिंग का अगला पड़ाव?